हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th का, सॉरी पढ़ने वाले नहीं हैं, समझने वाले हैं। आज हम समझने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे साइंस का बेस बनाता है, केमिस्ट्री का बेस बनाता है। और इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, आज हम इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली क्या है, और हम इन 30 मिनट्स इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक पाठक और आप देख रहे हैं जायरा क्लासेस। सबसे पहले बात करते हैं ना, सबसे पहले बात करते हैं, हम अपने ना चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम एरोप्लेन्स देखते हैं, हम इतनी सारी पब्लिक को देखते हैं, ये देखो इतनी सारी पब्लिक है। हम डेजर्ट को देखते हैं, हम सैंड को देखते हैं, हम ओशियन को देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये है एरोप्लेन। हम अपनी सराउंडिंग में एरोप्लेन देखते हैं। ये क्या है, ये है पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस है ये क्या है, ये है डेजर्ट। तो इतनी सारी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास। ये है सी, ये है सी, इतनी सारी चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं। तो इन सभी चीजों में कॉमन क्या है क्या इन सभी चीजों में कॉमन? तो हम उन कॉमन चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में मैटर होता क्या है। तो देखते हैं इन सभी चीजों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इन सभी चीजों में। क्या ये इतनी सारी पब्लिक है, क्या इन सभी के पास कोई ना कोई वजन है? हाँ बिल्कुल है। तो इनमें कॉमन क्या है? मास है। मतलब क्या, इनका कोई वजन है। दूसरी चीज इसमें कॉमन मुझे दिख रही है कि इनका कोई वॉल्यूम है। क्या है? इनका कोई वॉल्यूम है। मतलब ये ऐसे तो टहल नहीं रहे हैं, मतलब ये कुछ जगह तो घेर रहे हैं। अगर मैं इस रिक्शे वाले को रिप्लेस कर दूं तो ये जगह खाली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? वही बात मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी चीजों के पास क्या है, यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, इन पूरी पब्लिक के पास, इस पूरी पब्लिक के पास क्या है? वजन है। और क्या है? वॉल्यूम है। तो यही तो होता है मैटर, यही तो होता है मैटर, यही तो होता है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग। क्या? एनीथिंग, कोई भी चीज। चाहे मैं अंकल को ले लूं, चाहे अंकल की कार ले लूं, चाहे इन अंकल को ले लूं, चाहे इन अंकल का रिक्शा ले लूं, कोई भी चीज मैं लूं जिसके पास एनीथिंग दैट हैज सम मास, एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड have some space। मैंने क्या बोला? जिसका कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो उसे ही तो मैटर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब बताओ मैटर क्या है? ये भी बोल रहा है कि बोलो मैटर क्या है। मैटर ऐसी चीज है जिसके पास कुछ मास होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ जगह घेरे, वो मैटर है। क्या ये पेन मैटर है? बिल्कुल है। क्या ये माइक मैटर है? बिल्कुल है। क्या मैं मैटर हूं? बिल्कुल हूं। क्या ये बोर्ड मैटर है? बिल्कुल है। जिससे मैं फोटो शूट कर रहा हूं, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, क्या वो मोबाइल फोन, क्या वो कैमरा एक मैटर है? बिल्कुल मैटर है। तो मैं एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ स्पेस घेरे उसे ही हम मैटर बोलते हैं। तो अब बताओ मैटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो इस मैटर को ना समझने के लिए, ये बहुत अच्छी फोटो मैंने लगा रखी है। तो इस मैटर को समझने के लिए ना बहुत सारे लोग थे और हमें पता है कि जो हम ह्यूमंस हैं ना, ये बहुत ही क्यूरियस स्पीसीज हैं। हर एक चीज को जानने की कोशिश करते रहते हैं हम। मतलब हमारे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी होती है हर एक चीज को जानने के लिए कि हाँ ये है, फिर ये है, फिर ये है। ऐसे ही ना हम अपनी सराउंडिंग को समझने के लिए, मैटर के नेचर को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्रोच की
तो समझते हैं कि मैटर का नेचर या फिर हमारी जो सराउंडिंग है उसका नेचर कैसा था और उसको मतलब मॉडर्न पीपल ने, एंशिएंट पीपल ने कैसे कैसे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना कि पुराने लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया है मैटर को। तो अगर हम बात करें कि ओल्ड पीपल ने, पहले के लोग क्या सोचते थे, तो पहले के लोग क्या सोचते थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स एंड एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। ये कौन है? ये हमें देखने में ही ऋषि मुनि लग रहे हैं, तो ये कौन होंगे? इंडियन फिलोसफर्स होंगे। ये कौन है? इंडियन फिलोसफर्स। ये कौन है? ये है हमारे ग्रीक फिलोसफर्स। ग्रीक फिलोसफर्स हैं और ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और सोच रहे थे, कह रहा था सोच तो रहा हूं, अब देखते हैं ये लोग क्या सोचते थे अपनी सराउंडिंग के बारे में। ये लोग कहते थे अकॉर्डिंग टू ओल्ड फिलोसफर्स, ये कहते थे कि एवरीथिंग, क्या? एवरीथिंग इन दिस नेचर, इस नेचर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो, आइदर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, यही होता है हमारे साथ, स्पेलिंग मिस्टेक। देखो स्पेलिंग पे मत जाना। आइदर लिविंग, चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग हो। ये लोग सोचते थे कि कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ 5 basic elements. They are all made up of 5 basic elements. 5 basic elements, और वो 5 basic elements कौन से थे? 1 2 3 4 और 5। वो 5 basic elements कौन कौन से थे? वो थी अर्थ, वो था एयर, वो था वाटर, वो था स्काई, वो था फायर। यहां पे अर्थ का मतलब है सॉइल। तो अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स यही सोचते थे कि जो हमारी सराउंडिंग है, हमारा नेचर है, उसके अंदर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो सारी चीजें किससे बनी हुई हैं? पंच तत्व से बनी हुई हैं। इनको हम क्या बोलते थे? पंच तत्व। स्पेलिंग पे मत जाना, बस स्पेलिंग पे मत जाना। तो वो किससे बनी हुई है? पंच तत्व से बनी हुई है, मतलब अर्थ, एयर, वाटर, स्काई और फायर, इन सारी चीजों से बनी हुई है। ये तो थे पुराने लोग जो ऐसा सोचते थे। अब बात आती है मॉडर्न डे साइंटिस्ट की, जैसे आइंस्टीन, जैसे और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो वो मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्या सोचते थे, तो वो देखते हैं आज के लोग क्या सोचते हैं। वो तो थे पहले के लोग, आज के लोग क्या सोचते हैं। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट जैसे एंटोन लेवोसियर, ये फादर है केमिस्ट्री के, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ऐसे जो साइंटिस्ट थे ये क्या सोचते थे, चलिए उसको समझते हैं। तो ये लोग सोचते थे, एक सेकेंड यहीं पे मैं बता देता हूं। ये लोग सोचते थे, इन्होंने ना मैटर को समझने के लिए इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। मतलब अब इन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई कर दिया? फिजिकली और केमिकली। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर, हम समझने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। दैट्स इट। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं, नॉट पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है हमें, अगर हम ऐसे पढ़ते रहेंगे तो फिर पढ़ते ही रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए समझते हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। सबसे पहला ही है फिजिकल नेचर में
कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर मैं आपको एक कहानी की तरह सुनाऊं तो दो स्कूल्स थे। एक स्कूल सोचता था कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, कंटिन्यूअस ब्रिक्स का बना हुआ है। मतलब मैटर कुछ ऐसा सा है, कंटिन्यूअस, ऐसे कुछ इस तरीके से मैटर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट हमारी एनसीईआरटी में भी है, यही एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने ना मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्हें ये पता चला कि मैटर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स का बना हुआ है। अगर मैटर कंटिन्यूअस होता तो हम कभी भी सॉल्ट और वाटर को मिक्स नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो सॉलिड हो गया, ये सॉलिड मान लो ये वाटर का है, ये वाटर हो गया, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है। और यहीं पे मैं एक सॉल्ट का बना दूं, ये लो, ये सॉल्ट के कंटिन्यूअस हो गए, मैटर कंटिन्यूअस बना देते हैं सॉल्ट का। आप बताओ क्या मैं इसको कभी इसमें मिक्स कर सकता हूं? मेरे हिसाब से तो मैं नहीं कर सकता हूं। अगर आप लोग कर रहे होते तो कमेंट करके बताना, लेकिन मेरे हिसाब से तो कभी भी मिक्स नहीं होगा। तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। देखो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वाटर के, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं किसके, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। जब इसमें हमने सॉल्ट डाला तो देखो यहाँ पे सॉल्ट के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स हो गए हैं और ये एक सॉल्यूशन बन गया है सॉल्ट और वाटर का। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। पहला नेचर हमने ये पढ़ लिया कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। फिर से मैं बताता हूँ, मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि ये पार्टिकल्स का साइज एक्चुअली में है क्या। मतलब पार्टिकल्स का तो बना है, क्या वो पार्टिकल्स इतने बड़े हैं, क्या वो पार्टिकल्स इतना सा है? तो वही चीज हमें समझनी है कि एक्चुअली में इन पार्टिकल्स का साइज क्या है। तो हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक्चुअली इज, मतलब ये जो पार्टिकल्स है मैटर के, ये एक्चुअली में कितने छोटे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, डायग्राम ही तो बोलते हैं, हाँ, छोटा सा डायग्राम लगा रखा है। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में मैटर का पार्टिकल कितना छोटा होता है। मैंने क्या किया, एक 100 ml में, 100 ml के बीकर में वाटर ले लिया, ठीक है। वाटर लेने के बाद इसमें ना मैंने ये कलर मिला दिया, कलर का छोटा सा पैलेट लिया और उसको डाल दिया। पूरा वाटर हो गया पिंक। समझ में आई इतनी बात? मैंने क्या किया, 100 ml का वाटर लिया, 100 ml का वाटर, 100 ml के बीकर में वाटर लिया। फिर बीकर के अंदर मैंने पिंक कलर का एक क्रिस्टल डाला जिससे पूरा वाटर पिंकिश हो गया। कैसा हो गया? पिंकिश हो गया। फिर इसमें से ना मैंने एक टेस्ट ट्यूब से निकाल लिया 10 ml सॉल्यूशन, ये पिंकिश सॉल्यूशन मैंने इसमें से 10 ml निकाल लिया और 90 ml वाटर में 10 ml ये पिंकिश सॉल्यूशन डाल दिया। फिर से ये टोटल हो गया 100 ml। बात समझ में आई? फिर से वही प्रोसेस मैंने की, 10 ml निकाल लिया, फिर इसमें भी वही 90 ml प्लस 10 ml और फिर ये भी हो गया 100 ml। यही सेम प्रोसेस मैं करता रहा। आई थिंक अगर ये मैं प्रोसेस 20 बार भी करूं तब भी ये जो पिंक कलर है ये थोड़ा थोड़ा मुझे दिखेगा। कैसा दिखेगा? थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा ना। यही तो बात है कि थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और एनसीईआरटी में एक लाइन है कि हमारे जो ये पार्टिकल्स है ना, ये एक्चुअली में इतने छोटे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सीधी सी बात, ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। पहला पॉइंट हमने पढ़ा, मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। दूसरा हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में इतने छोटे हैं कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ
मैटर के पार्टिकल्स के हम कैरेक्टर देखेंगे कि एक्चुअली में कैसा है इनका कैरेक्टर। जैसे मेरा कैरेक्टर कैसा है, जैसे आपका कैरेक्टर कैसा है, जैसे इस माइक का कैरेक्टर कैसा है, जैसे इस स्मार्ट बोर्ड का कैरेक्टर कैसा है, ऐसे ही अब हम स्पेसिफिकली मैटर के कैरेक्टर्स को समझेंगे कि एक्चुअली में उनका कैरेक्टर कैसा है। क्या वो कंटिन्यूअस हैं, क्या वो पार्टिकुलेट हैं, मतलब बहुत सारी बातें होंगी। तो समझते हैं कि मैटर के कैरेक्टर्स क्या हैं। सबसे पहला मैटर का कैरेक्टर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और एक और बात कि उनके जो पार्टिकल्स है ना उनके अंदर स्पेस भी है, उनके अंदर स्पेस भी है। मान लो ना ये वाटर का पार्टिकल है, ये ब्लैक वाला जो है ये मान लो वाटर का पार्टिकल है। चलो मैं अभी समझा देता हूं आपको। ये मान लो वाटर का पार्टिकल है, ठीक है। इसके बाद मैंने लिया रेड कलर। मान लो जो रेड कलर है वो शुगर का पार्टिकल है। थोड़ा सा ऐसा बनाता हूं। अगर इनके बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या शुगर का पार्टिकल वाटर के पार्टिकल में कभी मिल पाता? मैं तो कहता हूं नहीं मिल पाता। और मैं नहीं, ये साइंस की बुक भी यही कह रही है कि ये नहीं मिल पाता। क्या ये मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। अच्छा अभी भी स्पेस बचा हुआ है, चलो नींबू भी मिलाते हैं, आज पूरा नींबू पानी यहीं पे बना देंगे हम। अभी भी स्पेस है, ये लो नींबू भी आ गया, ये ब्लू कलर का नींबू हो गया, मैंने पूरा नींबू पानी बना दिया। अगर पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो क्या ये हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता। इसी प्रोसेस से ये नींबू पानी बना है, इसी प्रोसेस से ये चाय बनी है, हमारी फेवरेट चाय, इंडियन चाय बनी है। और ये अमीरों की फेवरेट जो कि है स्टारबक्स, जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ स्टार, स्पेलिंग बता देना अगर गलत हुई या सही हुई। स्टारबक्स। अगर पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता तो ये कभी भी दूध और ये जो कॉफी है इसके पार्टिकल्स कभी नहीं मिल पाते, दूध और चाय पत्ती के पार्टिकल्स कभी नहीं मिल पाते। और इसमें तो मैंने दिखा ही दिया कि नींबू के पार्टिकल्स, चीनी के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स कभी भी मिल नहीं पाते। इसीलिए पहला कैरेक्टर यही है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। यही चीज यहाँ पे दिखाई भी गई है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे देखो नमक का पार्टिकल आ गया। यही इसी चीज को यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई है, लेकिन मुझे पता है मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये कौन सी नई बात है? अभी तक हमने तो, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब ये कौन सा नया ढकोसला है, मैटर ऑफ पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हम कैसे मान ले कि मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं? एक काम करो, घर के कोने में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती बोल रहा हूँ, वो जो ये है अगरबत्ती, क्या बोलते हैं इसे? अगरबत्ती, अगरबत्ती। घर के एक कोने में अगरबत्ती जला, क्या वो फ्रेगनेंस यहाँ से ऐसे 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 इस कोने में नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्या मैं परफ्यूम मारूं, परफ्यूम, यहाँ पे अगर मैंने मारा है परफ्यूम, तो क्या यहाँ से स्मेल ऐसे 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 करके यहाँ पे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। यहाँ पे देखो मैंने कलर डाला, अगर ये पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो ये ग्लास पूरा कलर्ड हो पाता? कभी नहीं। शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ, कभी नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। सीधी सी बात है, कभी भी नहीं हो पाता अगर ये पार्टिकल्स मैटर के कंटिन्यूअसली मूव
नहीं करते। हमने दो कैरेक्टर्स पढ़ लिए, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट। इससे पहले एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब हमारी मम्मी घर पे खाना बनाती हैं कि नहीं, वो नीचे से गैस जलाई, उन्होंने नीचे से गैस जलाई, मेरा हाथ देखते रहना, मम्मी ने खाना बनाया और नीचे से गैस जलाई। गैस जलाने के बाद जब उन्होंने मसाले सारे डाले तो देखो ना, इतनी तेज खुशबू आती है कि नहीं? खुशबू बहुत तेज आती है। बहुत तेज खुशबू क्यों आती है? क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो मैं अगर लिखूं ये कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये देखा, मेरे साथ रहोगे तो ये सब भी सीख लोगे। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत तेज से घूम करेंगे। देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे काइनेटिक टेम्परेचर कम है तो देखो पार्टिकल्स बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तब देखो इधर उधर इधर उधर इधर उधर जिग जैग 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 बहुत तेज से ही मूव कर रहे हैं। मतलब अगर मैं लिखना चाहूं कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यही रीजन है कि गर्म खाने की खुशबू हमें ज्यादा आती है और ठंडे खाने की खुशबू हमें कम आती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है? अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना, वो मोमबत्ती वाला, अगरबत्ती वाला सीन। डिफ्यूजन में क्या होता है, अगर मैं एक कोने पे रख दूं पार्टिकल, यहाँ पे बताओ खुशबू की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? कंसंट्रेशन का मतलब होता है क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन को हिंदी में? क्या बोलते हैं? यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब क्या है? स्मेल की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और मान लो इस कोने में स्मेल की स्ट्रेंथ कम है, तो मतलब स्मेल यहाँ से ऐसे 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 मूव करेगी, 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 मूव करेगी और यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पर ही क्यों गई? क्योंकि डिफ्यूजन में हम यही पढ़ते हैं कि movement of particles from their lower concentration to its higher concentration, यहाँ पे concentration ज़्यादा है, यहाँ पे concentration कम है, मतलब higher concentration से lower concentration की तरफ particles का movement ही diffusion कहलाता है। मैंने पहले भी बताया था, हमें पढ़ना नहीं समझना है। तो diffusion क्या है? Diffusion is the movement of particles from its higher concentration to its लोअर कंसंट्रेशन। अब डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहाँ पे देखो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है कि नहीं? यहाँ पे किसके पार्टिकल्स हैं? अगर बत्ती के। और एटमॉस्फेयर में किसके पार्टिकल्स हैं? एयर के। यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुई कि नहीं? बिना इंटरमिक्सिंग के ये मूवमेंट होगी ही नहीं। मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट, डिफ्यूजन, मैटर कंटिन्यूअसली मूव करता है और मैटर के बीच में स्पेस होता है। आगे अगर हम बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नई बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये छोटी सी एक्टिविटी है। मैंने इस एक्टिविटी को इसलिए लिखा है, मैं ऐसे भी समझा सकता था
लेकिन मैंने इसलिए इसको लिखा है क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में है और ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स पूछते भी इस एक्टिविटी को बहुत है, क्योंकि ये है ना, मतलब जब हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें बताते हैं कि मैटर अट्रैक्ट करता है, मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए कोई अच्छी सी एक्टिविटी सजेस्ट करो, तो दिस इज द एक्टिविटी जो मैंने सजेस्ट की हुई है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। क्या है कि हम एक आयरन नेल लेंगे, अ पीस ऑफ चॉक लेंगे एंड अ रबर बैंड, एक रबर बैंड लेंगे। चलो, एक आयरन नेल ले ली, एक चॉक का टुकड़ा ले लिया और एक रबर बैंड ले लिया, तीनों ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आयरन नेल का, ये हो गया चॉक का और ये हो गया रबर बैंड। ब्रेकिंग देम विद हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, तीनों को हमें किसी भी तरीके से तोड़ना है। सिंपल सी बात बताओ, किसको तोड़ना आसान होगा, किसको तोड़ना मुश्किल होगा? अगर कोई बेवकूफ ही होगा जो बोलेगा चॉक को तोड़ना कठिन है। आई थिंक आयरन नेल को तोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। फिर इसके बाद रबड़ को स्ट्रेच करके तोड़ना इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क एंड चॉक को तोड़ना बहुत आसान है। तो मतलब अगर मैं ये बोलूं कि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे पास में हैं, आयरन के पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे पास में हैं, चॉक के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हैं। साइज पे मत जाना, चॉक के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और रबर बैंड के पार्टिकल्स थोड़े से पास पास हैं, बट थोड़े से दूर भी हैं कंपेयर टू आयरन नेल। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर ये जो पार्टिकल्स हैं इस पे मैंने हथौड़ा मारा और ये नहीं टूटा, या फिर काफी हथौड़ा मारने के बाद टूटा, इसका मतलब है कि इसके एक पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वो बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देते हैं। इसीलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आगे अगर हम बात करें, छोटा सा रिकैप लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और तीसरा हमने पढ़ा कि इसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट और एक डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था तीसरे नंबर पे, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है, यही हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। इसके अलावा हमने डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट को भी हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, संगम है पूरा। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? डिफरेंट स्टेट्स हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैसियस स्टेट क्या होती है, ये नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। हम यही तीन स्टेट्स देखेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, गैसियस स्टेट क्या होती है, हम इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बढ़ते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ। देख लो भैया, फर्नीचर भी सॉलिड होता है, किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बुक्स, क्लॉथिंग, फूड, व्हीकल, फुटवेयर,
सब कुछ सॉलिड है। तो हमें एक चीज दिख रही है कि जो इनका वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। भाई ये पेन सॉलिड है, मतलब इसका जो जगह घेरने का तरीका है ये इतनी ही जगह घेरेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। इसकी शेप जो है वो भी फिक्स है। भाई तोड़ो ना तो इसकी शेप भी फिक्स है। इसके बाद इसके अलावा ये इनकम्प्रेसिबल होता है कि नहीं। जनरली इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स होता है, और ये जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे जैसे ये चेयर है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसकी शेप फिक्स है, ये इनकम्प्रेसिबल है। सारी चीजें हमने लिख रखी हैं। सिंपल सा इतना सा ही कॉन्सेप्ट होता है। और क्या इसमें हम देखें कि जैसे अभी मैं बताऊं आपको कि अगर हम एक रबर बैंड का केस लें तो रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, वो भी लेकिन एक सॉलिड है, क्योंकि अगर जब हमने स्ट्रेच किया है, स्ट्रेचिंग जब हम छोड़ देंगे उसकी, तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इट मीन्स कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर एक केस में। बात करते हैं हम लिक्विड स्टेट की। इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी लेकिन जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। हिंदी में लिख रहा हूं बिल्कुल, शेप फिक्स नहीं होती है। देख लो भाई, लेक में पानी बह रहा है तो ऐसा बह रहा है, ग्लास में मैंने उसी पानी को उठा के यहाँ से ग्लास में डाल दिया तो देखो ग्लास की शेप ले ली। फ्यूल स्टेशंस, पेंट्स, स्विमिंग पूल, मिल्क, सैलेड ड्रेसिंग और ब्लड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के। और ये भी कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं हम सॉलिड स्टेट की तरफ, वाओ, गैसियस स्टेट की तरफ। गैसियस स्टेट में देखो, ये देखो गैस निकल रही है फ्लेम से, ये है हमारा सिलेंडर, ये है हमारा बर्नर, ये निकल रही है हमारी फ्लेम। ये देखो किसी फैक्ट्री से कितना काला धुआं निकल रहा है, ब्लैक, है ना। ये देखो कोई अगरबत्ती किसी ने जलाई है, उसका धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये सारी होती हैं गैसेस, और इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता है। तो वॉल्यूम नहीं फिक्स है तो मतलब शेप भी फिक्स नहीं होती है। इसके बाद अगर शेप नहीं फिक्स है, वॉल्यूम नहीं फिक्स है, तो ये कैसे हैं, कंप्रेसिबल है। ये कैसे हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। क्या हम एक छोटी सी टेबल बना ले सॉलिड, लिक्विड और गैस की, ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूं, यहाँ हो गया सॉलिड, यहाँ हो गया लिक्विड, यहाँ हो गया गैस। ठीक है, देखो छोटी सी टेबल इंसर्ट करते हैं और ट्राई करते हैं बनाने का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉलिड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिक्विड, यहाँ पे लिखता हूँ गैस। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ उसकी शेप, यहाँ पे लिखता हूँ वॉल्यूम, यहाँ पे लिखता हूँ कंप्रेसिबिलिटी। इसका शेप, वाओ इसमें तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा कलर चूज करते हैं। इसका शेप फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है, और इसका भी शेप फिक्स नहीं होता है। सिंपल। वॉल्यूम इसका
फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करें कंप्रेसिबिलिटी की। ये होता है इनकम्प्रेसिबल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब इसको हम दबा नहीं सकते। ये भी होता है इनकम्प्रेसिबल। ये गैस कैसी होती है? कंप्रेसिबल, है ना। आगे बात करते हैं, ये हो गई हमारी टेबल, अगर आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मेरे हिसाब से तो भैया चेंज कर सकता है। क्या मैटर सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है? क्या मैटर लिक्विड से गैस में जा सकता है? क्या मैटर गैस से लिक्विड में आ सकता है? यही सारी बातें करते करते ये हम पढ़ेंगे। तो इसके हम कुछ सवाल पूछते हैं इससे कि क्या मैटर गैस से सॉलिड बन सकता है डायरेक्ट? मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या मैटर लिक्विड से गैस बन सकता है? क्या मैटर गैस से लिक्विड बन सकता है? मतलब यही सारी बातें हम अब करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? क्या वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है? क्या वो लिक्विड से गैस में जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो समझते हैं और बढ़ते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये इतनी गंदी फोटो मैंने लगा दी, पता नहीं कहाँ से, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हेडिंग है ये हम पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी स्टेट के टेम्परेचर को हम अगर, मतलब किसी भी मैटर के टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो क्या उससे स्टेट में चेंज होगा? देखते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया। क्या लिया? एक फ्राइंग पैन लिया और उसमें पानी डाल दिया, और इसके बाद पानी डालने के बाद मैंने नीचे से आग लगा दी। इसके बाद क्या ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। सही बात है। समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो एक बर्फ है जो पिघल रही है, यहाँ पे एक बर्फ है जो पिघल रही है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर, ये कौन सा कलर आ गया, मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड get converted into liquid at atmospheric temperature, atmospheric प्रेशर को हम ना चेंज करें, और ऐसे टेम्परेचर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर के लिए एग्जांपल लिखते हैं। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और ऑब्वियस सी बात ये है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसे ही हम बोलते हैं क्या?
मेल्टिंग पॉइंट। एक और बात, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर जब ये सॉलिड लिक्विड के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा था, इस टाइम जो इसका टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर इस टाइम 0 डिग्री होता है और इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। तो ये जो हीट होती है ये कहाँ चली जाती है, तो वो चली जाती है, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई हीट। और लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि जब ये सॉलिड हीट ले और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, बट देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द 0 डिग्री सेल्सियस एंड दिस लिक्विड इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यही चीज आगे लिखी भी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, दैट्स इट। यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन 1538 डिग्री सेल्सियस या फिर 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट required to change the amount of heat required to change the state of solid solid this is ice to liquid water without changing its temperature is known as latent heat of फ्यूजन। एग्जाम्पल की बात करें, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट्स इट। आगे बात करते हैं हम, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड वेपर्स में बनना स्टार्ट हो जाए। सिंपल सी बात है, हमें पढ़ना नहीं, हमें समझना है कि बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग मीन्स ऐसा टेम्परेचर जब जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो लिखते हैं हम कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग into vapors is known as boiling point, that's it। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है इसका, वाटर इज बॉइलिंग इन दिस फ्राइंग पैन। क्या बोलते हैं इसको, चल जो भी हो, ये फ्राइंग पैन ही लिखते हैं, फ्राइंग पैन, एंड इट्स टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट्स इट। आगे अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया है। अगर आगे हम बात करें लेटेंट हीट की, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्राफ बना हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम होता है, जब लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता है, जस्ट स्टेट चेंज होती है। देखो यहाँ पे स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड हो गई है,
और लिक्विड से वेपर हो गई है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ठीक है, दोनों जगह पे टेम्परेचर सेम होता है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। हम बात करते हैं सब्लिमेशन की। अभी तक हमने क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है। आपने कभी कैम्फर देखा है, कपूर? कपूर को अगर हम आग लगाते हैं तो वो जस्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कभी भी लिक्विड नहीं बनता। तो सब्लिमेशन यही तो होता है, सब्लिमेशन यही तो होता है कि व्हेन सॉलिड गेट कन्वर्टेड into gas without going into its liquid state is known as sublimation। मतलब लिक्विड स्टेट में जाए बिना ही वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। देखो यहाँ पे क्या है, सॉलिड, यहाँ पे क्या है, गैस, यहाँ पे क्या है, सॉलिड, यहाँ पे क्या है, गैस। दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कैम्फर, इसका एग्जाम्पल है कैम्फर। और जो हमारी मम्मी लोग बक्से के अंदर रखती हैं वो गोलियां, उन्हें हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन या कुलीन की गोलियां। ठीक है, बात करते हैं डिपोजिशन की। सब्लिमेशन का जस्ट उल्टा होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन, सब्लिमेशन में हमने ये पढ़ा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। व्हेन, इतनी गंदी राइटिंग, जस्ट अ सेकेंड, फिर से लिखते हैं। व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, मतलब गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन। क्या होता है वो, डिपोजिशन। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे स्नो इन विंटर्स। क्या, स्नो इन विंटर्स। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, जो हवाएं चलती हैं वो इतनी ठंडी होती हैं कि वो लिटरली सॉलिडिफाई हो जाती हैं लीव्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अभी तक हमने क्या बातें की थी, अभी तक हमने ये देखा था कि टेम्परेचर को चेंज करने पर स्टेट्स कैसे चेंज होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्रेशर को चेंज करने पर क्या हमारी स्टेट्स चेंज होती हैं। देखो यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स। इसको जब हमने कंप्रेस किया और कूल किया तो गैस पार्टिकल्स गेट क्लोजर एंड फिर ये लिक्विडिफाई हो गए। मतलब क्या है, गैस को जब हम जितना ही कंप्रेस करेंगे वो क्या हो जाएगा, लिक्विडिफाई हो जाएगा। मतलब प्रेशर ज़्यादा करने पर और गैस को, मतलब वो फिर ठंडी हो जाएगी और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारे घरों में आती है एक LPG, इसका नाम ही होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मतलब वो लिक्विड होती है बट उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है उसको गैस लिक्विड बनाने में। मतलब वो गैस होती है बट उसको हाई प्रेशर में कंप्रेस किया जाता है उसको बनाने में। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छी चीज, यही है हमारा मेन सार। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाना है, फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जाना है, वेपोराइजेशन। गैस से लिक्विड में जाना है,
कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस सॉलिड में आना है सॉलिडिफिकेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जाना है डिपोजिशन। यही है, एक बार आप देख लो, आपको अगर बनाना है ये तो बना भी लो। हम बढ़ते हैं आगे। इवेपोरेशन बहुत अच्छी चीज है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। इवेपोरेशन सेम जैसे हमने पढ़ा था कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना, वही ये भी है, लिक्विड का वेपर में चेंज होना। इवेपोरेशन हमने पढ़ा था कि लिक्विड का वेपर में चेंज होना, यही सेम है, लिक्विड का वेपर में चेंज होना, बट बॉइलिंग पॉइंट पे जाए बिना। तो मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूं तो क्या है, दिस इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर without going into its boiling point। भाई हम कपड़ों को उबालते थोड़ी ना है, वो तो जस्ट हवा में टांगते हैं बाहर और वो सूख जाते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल ये रहा, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखें ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि एयर में मॉइस्चर, जब बारिश ज्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कपड़े लेट सूखते हैं, मतलब इवेपोरेशन कम हो जाएगा। विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा। दैट्स इट, यही था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जायरा क्लासेस से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। अगला चैप्टर हमारा आएगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैंने पहले भी कहा था, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें समझना भी है। दैट्स ऑल, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।